हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे 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 नज़दीक आते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। और नहीं भी स्टार्ट किया हो तो बेटा अब ज़्यादा दिन आपके नहीं बचे हैं, तो पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर। बेटा ट्रांसफार्मर 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसमें एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल लगा देंगे, जो भी हम फार्मूला ड्राइव करके लाएंगे ट्रांसफार्मर में, उसी में एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल लगा देंगे और 5 नंबर का क्वेश्चन बना देंगे। तो क्यों ना बेटा 5 नंबर को आज कंप्लीट कर लिया जाए और आसान शब्दों में। जैसा कि आपको पता है कि जो भी हम डिस्कस करते हैं उसको बहुत सरल तरीके से और आसान भाषा में डिस्कशन होता है, जिससे कि आपको किताबी भाषा का अनुभव ना हो और सरल भाषा में हो तो आप तैयार भी कर सकते हैं। तो क्यों ना उसी अंदाज में बेटा आज हम लोग ट्रांसफार्मर का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि ट्रांसफार्मर एक्चुअल में होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक्चुअल में होता क्या है, तो सबसे पहले बात देखो बेटा कि ट्रांसफार्मर को समझने से पहले अपने पास पावर स्टेशन है। क्या बेटा? पावर स्टेशन है। ये यहां पे समझा देते हैं। अपने पास क्या है बेटा? एक पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन है। मान लेते हैं कि वहां पे वोल्टेज आया 220 वोल्ट। कितना आया बेटा? 220 वोल्ट। अगर आपके डायरेक्ट घरों में यही वोल्टेज अगर आपको पहुंचा दिया जाएगा तो बेटा 220 वोल्ट तार गर्म होंगे, वैद्युत धारा का ऊष्मी ऊर्जा में परिवर्तन होने लगेगा, तार हीट होंगे, जिससे कि वैद्युत धारा में क्या होगा? कमी आएगी। क्या आएगी बेटा? कमी आएगी। मतलब 220 वोल्ट आपके घर में आने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो क्या किया गया? एक दिमाग लगाया गया, यहां पे एक ट्रांसफार्मर रख दिया गया। क्या रख दिया गया बेटा? टीएफ रख दिया गया। क्या रख दिया गया बेटा? टीएफ रख दिया गया। तो यहां पे जो टीएफ रखा गया ना, इसने वोल्टेज को बढ़ा दिया बेटा। वोल्टेज को लगभग 2000 वोल्ट कर दिया। कितना कर दिया बेटा? 20,000 वोल्ट कर दिया। कितना कर दिया बेटा? 20,000 वोल्ट कर दिया। तो फिर सवाल उठा कि सर जी भैया आप ये समझाओ कि अगर ये 2000 वोल्ट इसका वोल्टेज कर दिया इसने, तो अगर ये आपके घरों में भेज दिया जाएगा ना, तो भैया आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं वो सारे अप्लायंसेस फूक जाएंगे। तो भैया काम तो हमारा क्या था कि घरों में बढ़िया विद्युत धारा पहुंच जाए और जिससे सुचारू रूप से जो हमारा जीवन है वो चल सके। क्योंकि आज की डेट में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बिना विद्युत धारा के संभव नहीं है। तो पता लगा 220 वोल्ट घर भेजने के लिए 20,000 वोल्ट कर तो दिया हमने, लेकिन अब डायरेक्ट घर तक आते आते मान लो चलो ठीक है ऊर्जा का ह्रास भी हो गया, तो तब भी 11,000, 10,000, 9,000, 8,000 वोल्टेज बचेगा। अगर वही आपके घर में भेज दिया जाए ना, तो क्योंकि हमारे घर में जो डिवाइसेस लगी उनकी तो कैपेसिटी 220 वोल्ट, 300 वोल्ट, 260 वोल्ट इस टाइप की कैपेसिटी है। तो भैया गांव के बाहर में एक ट्रांसफार्मर, एक टीएफ और लटका दिया जाता है। ये भी टीएफ ही होता है बेटा, आप देखना जाके गांव के बाहर एक ट्रांसफार्मर लटका दिया जाता है। यहां पे इसने पता है बेटा क्या किया? इसने वोल्टेज को फिर उतना ही कर दिया जितना पहले था। इसने 220 वोल्ट कर दिया और आपके स्वीट से होम में आपके घर में 220 वोल्ट वोल्टेज आने लगा और आपका काम चल गया बेटा। तो कहने का मतलब पावर स्टेशन से घर तक आने में कहीं ना कहीं 2 बार ट्रांसफार्मर का यूज किया जा रहा है बेटा।
एक्चुअल में वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है, अब वोल्टेज को कम किया जा रहा है, और दोनों जगह किसका उपयोग कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर यानी कि टीएफ का यूज कर रहे हैं। वोल्टेज को बढ़ाने में भी टीएफ का यूज कर रहे हैं, वोल्टेज को घटाने में भी टीएफ का यूज कर रहे हैं। बेटा एक्चुअल में कहने का मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाया गया, क्योंकि अपने पास जो पावर स्टेशन में वोल्टेज था वो 220 वोल्ट था, उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने के लिए एक टीएफ लगा दिया और गांव के बाहर फिर एक टीएफ लटका दिया, क्योंकि वोल्टेज को वो कम कर सके। जब वोल्टेज को वो कम कर सके तो यहां पे टीएफ लगाया गया। अभी बताएंगे दोनों टीएफ हैं कौन कौन से। तो इतना हमको ये पता चल गया कि ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो एक्चुअल में आपको ये पता चल गया कि ट्रांसफार्मर वैद्युत ऊर्जा का या वैद्युत धारा या वैद्युत का एक ऐसा साधन है, वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। पहली बात बेटा, ये जो ट्रांसफार्मर युक्ति है ये केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता में ही काम करता है, दिष्ट धारा में नहीं। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में ही काम करेगा, दिष्ट धारा में नहीं, मतलब एसी में ही काम करेगा, डीसी में नहीं। तो ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वोल्टता को कम या प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अब बेटा यहां पे दो ट्रांसफार्मर यूज हो रहे थे, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। एक इसे क्या बोलते हैं? स्टेप अप टीएफ, स्टेप अप टीएफ, और इसे बोलेंगे बेटा स्टेप डाउन टीएफ, स्टेप डाउन टीएफ। यानी कि इसको बोलेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर और इसको बोलेंगे बेटा अपचयी ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? एक उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या बेटा? अपचयी ट्रांसफार्मर। अभी देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं इन ट्रांसफार्मर को। पहले आपको यह पता चल गया कि यहां प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कोई एक ऐसा ट्रांसफार्मर था जो कम कर रहा था और एक ऐसा ट्रांसफार्मर था जो ज्यादा कर रहा था। तो क्या किया गया बेटा? जो स्टेप अप कर रहा था उसे नाम दिया गया उच्चयी ट्रांसफार्मर, और जो स्टेप को डाउन कर रहा था मतलब वोल्टेज को डाउन कर रहा था उसे क्या नाम दिया गया? अपचयी ट्रांसफार्मर। और हमारे पावर स्टेशन से और हमारे से स्वीट से होम तक धारा का जो सफर हुआ वहां पे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज किए गए, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक बेटा, अब हमें यह पता चल गया कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अब बेटा हम लोग समझते हैं सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कौन सी वाला है? तो टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो सिद्धांत क्या है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब ये सवाल उठा कि सर आप ये बताइए कि अन्योन प्रेरण का सिद्धांत होता क्या है? तो अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है? तो जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दो कुंडली में होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा?
जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दो कुंडली में होती है तो उसे क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना एक कुंडली में होती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? स्वप्रेरण कहते हैं। जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दो कुंडली में होती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अन्योन्य प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहली बात तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बेटा एक बात ये याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल आप एसी में कर सकते हैं लेकिन डीसी में नहीं। यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता मतलब प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोग किया जा सकता है जबकि दिष्ट धारा के लिए नहीं। अब रचना समझते हैं। रचना बेटा महत्वपूर्ण है। तो रचना क्या है समझेंगे, फिर इसकी कार्यविधि समझेंगे, फिर हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक पटलित क्रोड बनाई जाती है। एक पटलित क्या बनाई जाती है बेटा? क्रोड बनाई जाती है। इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखकर एक पटलित क्रोड बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बेटा? पटलित क्रोड बनाई जाती है। और उसमें तांबे के तारों को लपेटकर, उसमें तांबे के तारों को लपेटकर दो क्या बना लेते हैं बेटा? दो कुंडलियां बना लेते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसमें नर्म लोहे की क्रोड बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो नर्म लोहे की पत्तियों को नर्म लोहे की पत्तियों के ऊपर को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखकर पटलित क्रोड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा भंवर धाराओं से इसका क्या कर सके? बचाव कर सके, यानी भंवर धारा के मान को क्या कर सके बेटा? कम कर सकते हैं। तो क्या बताया गया? इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर रखकर एक पटलित क्रोड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? नर्म लोहे की पटलित क्रोड बना लेते हैं। इसमें तांबे के तारों को लपेट कर दो क्या बना लेते हैं बेटा? कुंडलियां बना लेते हैं। पहली कुंडली का नाम देते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली का नाम देते हैं बेटा द्वितीय कुंडली। तो जैसा कि आपको रचना समझ में आ रही होगी, क्या बताया हमने? रचना में हमने आपको बताया कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक पटलित क्रोड बना ली जाती है। एक पटलित क्या बना लेते हैं बेटा? क्रोड बना लेते हैं। उसमें तांबे के तारों को लपेटकर उसमें तांबे के तारों को क्या कर बेटा? उसमें तांबे के तारों को लपेटकर दो कुंडलियां बना लेती हैं। अब प्राथमिक कुंडली को किससे जोड़ देते हैं बेटा? तो प्राथमिक कुंडली को जोड़ देते हैं एसी से, यानी कि प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं बेटा? अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ देते हैं। तो रचना भी आपको समझ में आ गई बेटा। डायग्राम बहुत भारी भरकम सामने आपको नहीं, बिल्कुल बुक्स वाला बनाया है, जिसमें कि आपको जेन्युइन जितनी पार्ट्स हैं वो आपको सब समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से आप प्रैक्टिकल में भी इसको बना सकते हैं। तो कहने का मतलब रचना तो आपको याद हो गई। इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर एक पटलित क्रोड बना लेते हैं। और फिर इसमें तांबे के तारों को लपेट कर बेटा हम लोग दो कुंडलियां बना लेते हैं। और प्राथमिक कुंडली को किससे जोड़ देते हैं? तो प्राथमिक कुंडली को हम जोड़ देते हैं बेटा एसी से जोड़ देते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं बेटा? अल्टरनेटिंग। तो बेटा जैसा कि आपको पता है, रचना तो हम आपको समझा चुके हैं, रचना हमने लिख भी दिया। इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक आयताकार क्रोड बनाते हैं। एक आयताकार क्या बनाते हैं बेटा? क्रोड बनाते हैं। तथा तांबे के तार को लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। तांबे के तारों को लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। और प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती बोल्टता से जोड़ देते हैं। प्राथमिक कुंडली को किससे जोड़ देते हैं? प्रत्यावर्ती बोल्टता से जोड़ देते हैं। तो बेटा ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये याद रखेंगे, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब यहां पे हम समझते हैं इसकी कार्यविधि। क्या समझते हैं बेटा? कार्यविधि क्या होती है समझेंगे ध्यान से। तो कार्यविधि समझने के लिए आपको फैराडे का नियम पता होना चाहिए। तो फैराडे के नियम से अब फैराडे के नियम से तो अपने पास दो कुंडलियां हैं, एक प्राथमिक कुंडली है और दूसरी क्या है बेटा? तो प्राथमिक कुंडली में
अब प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, तो बेटा फैराडे के नियम आपको पता होंगे। तो फैराडे के नियम क्या होते हैं, तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा तथा एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो ये जो बेटा प्राथमिक कुंडली में क्या हो गया, वोल्टेज हो गया ईपी। तो ईपी, अब ये बेटा डेल्टा फाई बाई में डेल्टा टी, डेल्टा फाई बटे में बेटा डेल्टा टी। अब ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है बेटा, तो डेल्टा फाई बटे में dt क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है। अब प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या वो कितनी बेटा, np है। तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या वो np, और बना लिया समीकरण 1, बना लिया समीकरण 1 बेटा। अब बेटा क्या करते हैं द्वितीयक कुंडली में, क्या करते हैं बेटा द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में। अब द्वितीयक कुंडली में, तो द्वितीयक कुंडली में होगा ES होगा। तो द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता कितना है, तो ES है। तो ये बेटा क्या है, ये ES है, और ये क्या बेटा EP है। ES और क्या बेटा EP है, ES और क्या बेटा EP है। अब तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, NS है। अब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन तो डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी ही होगा ना बेटा, डेल्टा फाई बटे में क्या होगा, डेल्टा टी होगा, डेल्टा फाई बटे में क्या होगा बेटा, डेल्टा टी होगा। अब कुछ नहीं करना है, कार्यविधि समझना है, तो कठिन नहीं बहुत कार्यविधि। आप क्या करेंगे, फैराडे के नियम से लगाएंगे। जब फैराडे के नियम लगाएंगे तो प्राथमिक कुंडली में ईपी बराबर फार्मूला और द्वितीय कुंडली में ES बराबर, बेटा दोनों फार्मूला लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, अब आप समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी यहाँ भी है, डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी यहाँ भी है। तो क्या आ जाएगा, अपना फार्मूला ड्राइव होगा। तो ईपी बटे में आ जाएगा ES, और बराबर में आ जाएगा NP, और बटे में क्या आ जाएगा, NS आ जाएगा। NP बटे में क्या आ जाएगा बेटा, NS आ जाएगा। तो इसका जो फार्मूला ड्राइव होकर आया, प्राथमिक कुंडली में वोल्टता और बटे में ES, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। E यहाँ पे क्या बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अनुपात बराबर में होता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और बटे में क्या होता है बेटा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। अब बेटा हम आपको कुछ फार्मूला पढ़ा दे रहे हैं फॉर द न्यूमेरिकल, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बनता है। पहला ही नोट पॉइंट आपको पढ़ा दे रहे हैं, ये याद रखना। देखिए ट्रांसफार्मर तो खत्म हो गया, एक बार से फिर हम रिवीजन करते हैं। बेटा पावर स्टेशन में अपने पास वोल्टेज 220 वोल्ट था। सवाल उठा कि अब इस वोल्टेज को इंक्रीज कैसे किया जाए, तो एक युक्ति लगा दी गई, ट्रांसफार्मर ही लगा दिया गया, टीअप लगा दिया गया, फिर एक ट्रांसफार्मर और लगाया गया। एक वोल्टेज को अप कर रहा था, एक वोल्टेज को क्या कर रहा था बेटा, डाउन कर रहा था। तो बताया भी गया कि ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। बेटा सिद्धांत क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अन्योन्य प्रेरण का क्या होता है, तो जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दो कुंडली में होती है तो उसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दो कुंडली में होती है तो उसे हमको लोग क्या कहते हैं बेटा, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक आयताकार क्रोड बनाते हैं। एक आयताकार क्या बनाते हैं बेटा, क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। प्राथमिक कुंडली को किससे जोड़ देते हैं, तो प्राथमिक कुंडली को जोड़ देते हैं हम AC से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं बेटा, AC से। तो पहला नोट पॉइंट आप समझेंगे, निवेशी शक्ति बराबर, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति होगी। निवेशी शक्ति बराबर में क्या होगी बेटा, निर्गत शक्ति होगी, निर्गत शक्ति होगी। तो ये याद रखेंगे कि हमेशा इनपुट जो एनर्जी होगी वो आउटपुट एनर्जी के क्या होगी बेटा, बराबर होगी। और एनर्जी P बराबर में VI फार्मूला होता है। P बराबर में क्या होता है बेटा, VI होता है। तो P बराबर में VI होता है। तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टता है VP और धारा कितनी है, तो धारा है IP।
द्वितीय कुंडली में वोल्टता है Vs और धारा कितनी है Is है। अब आपको क्या करना है, तो Vp बटे में क्या कर लेंगे, तो Vp बटे में Vs कर लेंगे, ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और Is बटे में क्या हो जाएगा, तो Is बटे में क्या हो जाएगा बेटा, Ip हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये आपको तैयार हो गया। ये प्राथमिक कुंडली में वोल्टता है और ये द्वितीय कुंडली में वोल्टता है, और ये बेटा प्राथमिक कुंडली में धारा है और ये द्वितीय कुंडली में क्या बेटा, धारा। तो एक आपको पता चल गया कि निवेशी शक्ति बराबर में क्या होगा बेटा, तो निवेशी शक्ति बराबर में होगा निर्गत शक्ति। कभी कभी बेटा ये पूछ लेते हैं कि बताइए कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, दक्षता। अब ये कौन सी बला आ गई, तो दक्षता क्या होती है, तो बेटा दक्षता को लिखते हैं ईटा से। किससे लिखते हैं बेटा, ईटा से, ईटा से लिखते हैं। तो दक्षता बराबर में क्या होता है, निर्गत शक्ति बटे में, निर्गत शक्ति बटे में, निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति। तो निर्गत शक्ति बेटा हो गई, निर्गत शक्ति क्या हो गई, तो निर्गत PS हो गई। अब बटे में क्या हो गया, P हो गया सफिक्स में, और इनटू में क्या होता है बेटा, तो इनटू में होता है 100। तो ईटा बराबर यानी कि जो दक्षता आ गई इसकी, तो इसकी दक्षता कितनी आ गई, तो इसकी दक्षता आ गई PS बटे में PP मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आपको दो फार्मूला हमने आपको बताया, निवेशी शक्ति बराबर, यहां से एक फार्मूला ड्राइव किया, और इसकी जो दक्षता होती है वो याद रखेंगे, निर्गत शक्ति बटे में मतलब आउटपुट एनर्जी बटे में इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या निकल आएगा, दक्षता निकल आएगी। क्या निकल आएगी बेटा, दक्षता निकल आएगी। ठीक बेटा। तो आपसे कभी कभी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर भी पूछ लेता। जो ट्रांसफार्मर, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और एक बेटा होता है, यहाँ पे अपने पास जगह नहीं थी तो यहाँ पे हमने लिख दिया उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। और दोनों में सबसे बड़ा बेटा एक अंतर और होता है कि जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है बेटा, अधिक होती है। तो बेटा अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन बेटा इसमें उल्टा होता है, यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है बेटा, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो जैसा कि आपको ट्रांसफार्मर में जितने क्वेश्चन हमसे बन सकते थे, या कोई मतलब आपसे सिद्धांत पूरा एक सिस्टमैटिक ढंग से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा आप एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अब बेटा फिर आप डायग्राम बनाएंगे, फिर सिद्धांत आप लिखेंगे, रचना लिखेंगे, रचना लिखने के बाद आप कार्यविधि करेंगे, और कार्यविधि करने के बाद कार्यविधि यहीं तक कर देंगे, दैट्स इनफ है। ये तो केवल हमने आपको न्यूमेरिकल के लिए दो फार्मूला ड्राइव करा दिए, निवेशी शक्ति बराबर में निर्गत शक्ति, और एक बेटा कभी कभी ट्रांसफार्मर की क्या पूछ लेते हैं, दक्षता पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, दक्षता पूछ लेते हैं। दक्षता का फार्मूला याद रखेंगे, निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति और मल्टीप्लाइड बाई बेटा 100। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है बेटा उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से क्या होती है बेटा, अधिक होती है। अब बेटा उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, और इसमें प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या से बेटा क्या होती है, कम होती है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बेटा हमने प्रयास ये किया है कि बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा, बहुत आसान कार्यविधि, रचना, सिद्धांत और डायग्राम भी बहुत आसान बनाया है, जिससे कि हर एक बच्चा सीख सकता है और बना सकता है। हर एक क्वेश्चन आपको ट्रांसफार्मर से अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो आपकी स्टडी में यूजफुल हो रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका एक सब्सक्राइब करना
हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। हम और एनर्जी के साथ दोबारा आएंगे और दोबारा आपको अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और बेटा आप लोग कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको इस टॉपिक में दिक्कत है तो ये टॉपिक समझा दो। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी से जल्दी हम बनाकर आपकी प्रॉब्लम को जरूर डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।